प्यारे साथियों, सुभाष तराण का पहला कहानी संग्रह आया है। नाम है नदी की आंखें। लेखक सुभाष तराण एक शौकिया पर्वतारोही है और नौकरी के साथ उन्होंने किसी तरह अपने लिखने पढ़ने और पर्वतारोहण के जज्बे को कायम रखा हुआ है। तो लीजिए, देखती हूँ सपने पर आज पेश है उनकी एक खूबसूरत कहानी, किन्नौरी लड़की। एक ज़माने में मेरे घर के ठीक नीचे से गुजरने वाली टॉन्स नदी अपने उद्गम क्षेत्र से पानी ही नहीं लाती थी। वो सर्दियों के दौरान अपने साथ ऐसे लोगों को भी लेकर आती थी जो बोली भाषा, नाक नक्श और वेशभूषा में हमसे बिल्कुल अलग थे। सुदूर किन्नौर से उतर कर आने वाले ये लोग पेशे से चरवाहे और बुनकर होते थे। वक्त की किसी बेनाम तारीख से टॉन्स नदी के किनारे पड़ने वाले हमारे खेड़े मंजरे उनकी ऐसी अस्थायी बसासतें थीं जहां वे अपनी भेड़ बकरियों और परिवारों के साथ अपने डेरे जमाते और सर्दियों के खत्म होने के बाद अपने मुल्क लौट जाते। ऐसा ही एक परिवार सर्दियों के दौरान मेरे गांव में अस्थायी डेरा बनाकर रहता था। ये लोग बुनकर भी थे। ऊन के कपड़े बुनने के शिल्प में माहिर इस परिवार के आसपास के इलाके में बड़ी इज्जत थी। भेड़ बकरियों की खरीद फरोख्त के अलावा ये परिवार स्थानीय लोगों के लिए ऊन का कपड़ा तैयार करता और बदले में उनसे अनाज और खाने पीने की अन्य चीजें हासिल करता। सर्दियों के दौरान सुदूर उत्तर से आने वाले और बोली, पहनावे और चेहरे मोहरे से हटकर दिखने वाले ये लोग मुझे जब से याद पड़ता है मेरे लिए कौतूहल और गजब के आकर्षण का केंद्र बने रहे। इनके डेरों से उठता हुआ धुआं, ताने बाने की खटपट और उस बीच अचानक गाया जाने वाला कोई गीत जिसका मतलब मुझे कभी समझ में नहीं आया, मुझे अपनी ओर बहुत आकर्षित करते थे। जिस साल का ये वाकया है तब शायद मैं 8 या 10 बरस का रहा होऊंगा। तकरीबन 1 से 1.5 मील में फैले हुए मेरे गांव भर के लोग उस जमाने में पानी के जिस प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर थे वहां तक पहुंचने का रास्ता मेरे घर से होकर गुजरता था। गांव भर के पुरुष, महिलाएं और बच्चे पानी के उस सोते पर कपड़े धोने, नहाने के लिए जाते और पीने के लिए पानी लेकर अपने घर लौट आते। पानी ढोने की इस फहरिस्त में किन्नौरों का वो परिवार भी शामिल था। किन्नौरों के उस परिवार के महिलाएं और पुरुष कभी कभार ही उधर जाते हुए दिखाई देते, लेकिन उनके बच्चे जो कि मेरे हम उम्र रहे होंगे दिन में कई दफा घर के बाहर से दौड़ते हुए पानी की तरफ जाते और आते दिखाई देते। कुल मिलाकर वे 3 थे। बड़ी लड़की जिसके सिर पर किन्नौरी टोपी और जिसके बाल गुलाबी रंग के रिबन से 2 चोटियों की शक्ल में बंधे रहते। उसके साथ उसके 2 छोटे भाई जो देखने में जुड़वा लगते थे। क्योंकि मेरा घर गांव से हटकर एकदम एकांत में था, इसलिए मेरा बड़ा मन होता कि सर्दियों के दौरान अजनबी इलाके से आने वाले ये मेरे हम उम्र मुझसे दोस्ती कर लें और मेरे साथ खेलें। घर के बरामदे में खड़ा मैं रोज उनका इंतजार करता, उनकी तरफ दोस्ताना मुस्कान उछालता, लेकिन वे मेरी कोई परवाह किए बिना धूल उड़ाते हुए सामने से निकल जाते। खुद को यूं नजरअंदाज होता महसूस कर एक रोज मैंने उनका रास्ता रोकने की ठान ली। ये तो हद है, मेरे घर के रास्ते से होकर जाते हैं, मेरे मालिकाना हक में पड़ने वाले चश्मे का पानी इस्तेमाल करते हैं और मेरी कोई परवाह नहीं। इनको अब सबक सिखाना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए एक दिन मैं उन्हें सबक सिखाने की नीयत से अपने घर के ठीक नीचे पानी के धारे की तरफ जाती संकरी बटिया पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वे तीनों खिलखिलाते हुए पानी की तरफ दौड़े जा रहे थे कि अचानक रास्ते में मुझे खड़ा देखकर चुप हो गए। मैंने पहल की, क्यों भाई, तुम जिस रास्ते से पानी लेने जाते हो वो किसका है मालूम है? वे चुप रहे। मैंने अपना अगला जुमला छोड़ा, क्या तुम्हें पता है तुम जहां से पानी लाते हो वो पानी किसका है? अगुवाई कर रहे लड़के ने ना में सिर हिला दिया।
उनकी चुप्पी ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। उन्हें बाहरी और खुद को इलाके के मालिक की हैसियत महसूसते हुए मैंने उन्हें आदेशात्मक लहजे में कहना शुरू किया, जाओ वापस घर, पानी नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर सबसे पीछे खड़ी लड़की, जिसके बाल गुलाबी रंग के रिबन से बंधे हुए थे, उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को पीछे किया और खुद आगे खड़ी होकर सपाट लहजे में बोल पड़ी, हमें पानी के लिए जाने दो। आप सुन रहे हैं सुभाष तरान की कहानी किन्नौरी लड़की। उसकी इस हिमाकत पर मैं अपने हाथ पांव फैलाते हुए और ज्यादा रास्ता घेर कर खड़ा हो गया। अचानक वो झुकी और उसने जमीन से एक ठीक ठाक सा पत्थर हाथ में उठा लिया। उसकी इस हरकत से मेरा सारा आत्मविश्वास ढह गया और मैं पूरी तरह से डर गया। एक हाथ में पानी की डोलची और दूसरे हाथ को अपने भाइयों की ढाल बनाते हुए वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे हौसले पस्त हो चुके थे। मुझे उन्हें रास्ता देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मुझे इस बात का आज भी मलाल है कि मैंने उन अजनबियों से संवाद का जो तरीका चुना था वो बहुत गलत था। लेकिन मेरी मंशा गलत हो ऐसा भी नहीं था। उस लड़की द्वारा उठाए गए पत्थर ने मेरे भीतर ऐसा बहुत कुछ तोड़ दिया था जो अभी तक ठीक से बन भी नहीं पाया था। बात आई गई हो गई। अब जब कभी वे पानी के लिए मेरे घर से होकर गुजरते, मैं उन्हें नजरअंदाज करता। कुछ दिनों का अरसा गुजरा होगा कि एक दिन वे मुझे पानी के रास्ते में पानी भरकर तब आते हुए मिल गए जब मैं अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए चश्मे की तरफ लेकर जा रहा था। उस संकरे रास्ते में बहुत करीब से गुजरते हुए मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरी तरफ देखा या नहीं, लेकिन मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। पशुओं के वास्ते पानी पीने के लिए बनाए गए तालाब में गायों को पानी पिलाने के बाद नीचे जंगल की तरफ हाँक कर जब वापसी में घर की तरफ लौटने लगा तो अचानक नजर पानी के बगल में उगाई झाड़ियों पर गई, जहां हरी पत्तियों पर गुलाबी रंग के रिबन दूर से दिखाई दे रही थी। इस रिबन को पहचानने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी। मैंने रिबन को अपनी दाईं हथेली पर लपेटा और सीधा घर की तरफ चल पड़ा। घर आते आते मुझे कितनी किस्म के ख्यालों ने घेर डाला। मुझे मेरे अंदर की एक आवाज ने सुझाव दिया कि इस रिबन को गायब कर दिया जाए और जब इसकी ढूंढ मचे तो इसका पूरा मजा लिया जाए। तब तक मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि दुनिया में इंसानों की बोली, वेशभूषा, रहन सहन और बनावट भले ही अलग अलग होती है, लेकिन बच्चों द्वारा अपने किसी चीज को खोने या खराब करने पर पड़ने वाली फटकार और मार समूचे विश्व में एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन भीतर से उठने वाली एक दूसरी आवाज ने उसका प्रतिकार कर दिया। उस आवाज का तर्क ये था कि जिस जलालत और मार से तुम खुद आहत होते हो, किसी और के साथ तुम्हारी वजह से ऐसा होने के बाद तुम खुश कैसे हो सकते हो? उससे तुम मजा कैसे ले सकते हो? बहरहाल अंदर से आने वाली पहली आवाज पर दूसरी आवाज भारी पड़ी और ये तय हुआ कि किन्नौर की उस लड़की के घर जाकर उसे रिबन लौटा दिया जाए। ये दिसंबर का कोई सर्द सा दिन था। दोपहर होने को थी, लेकिन गांव की घाटी में होने के चलते धुंधली सी धूप किसी आलसी, लापरवाह और लेट लतीफ नौकरशाह की तरह मौसम को और सर्द बना रही थी। अपने दाएं हाथ में रिबन लपेटे हुए चढ़ाई में भाप उगलता हुआ मैं किन्नौरों के डेरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। खड़ी पगडंडी चढ़ने के बाद ज्यों ही मैं उस समतल स्थान पर पहुंचा जहां सामने किन्नौरों के डेरे थे, त्यों ही एक भूटिया कुत्ता बहुत तेजी के साथ मेरी तरफ चिपट पड़ा। मैं इस अचानक आई आफत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस भूटिया नस्ल के भीमकाय कुत्ते के इरादे ये थे कि वो मेरी टांग पर झपट्टा मारना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर मेरा बायां हाथ उसकी गर्दन पर कसे पट्टे पर पड़ा और मैंने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर
अपने शरीर को हवा में उछाल दिया। मेरे पास मनुष्य और पशुओं की सीधी मुठभेड़ के आंकड़े तो नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि ऐसा दुर्लभ संयोग पहली और आखिरी बार हुआ होगा जब एक निहत्था बच्चा अपने से दूने वजन के एक वयस्क भूतिया कुत्ते की चपलता और चालाकी को चकमा देकर उसकी गर्दन दबाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। कुत्ते के यूं दौड़ पड़ने पर घर में दोपहर का भोजन कर रहे परिवार के लोग बाहर भागे। उनमें से 2 प्रौढ़ पुरुष तेजी के साथ घटना स्थल की तरफ भागे, जबकि बच्चों सहित बाकी परिवार के लोग हाथ में थालियां लिए तमाशबीनों की तरह दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। वे बहुत डर गए थे, क्योंकि उनका ये कुत्ता उनके बहुत से आगंतुकों की पिंडलियों पर अपनी छाप छोड़ चुका था। नजदीक आकर उन्होंने मुआयना किया और पाया कि इतना भारी भरकम कुत्ता कैसे इस कमजोर से नजर आने वाले बच्चे के लपेटे में आ गया। उनमें से एक ने नजदीक आकर मुझसे बड़े अपनेपन के साथ पूछा, इसने दांत तो नहीं लगाए? मैंने ना में सिर हिला दिया। वे नजदीक आए और उन्होंने कुत्ते को पट्टे से पकड़कर सामने जहां बिनाई करने के लिए हथकरघा लगा था उसे लोहे की चेन से बांध दिया। दूसरे प्रौढ़ ने आकर मेरा मुआयना किया और पाया कि मुझे कहीं किसी प्रकार की कोई खरोंच तक नहीं आई है। आतंक के इस माहौल में प्रौढ़ मुस्कुराए तो मैं भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। वे कहने लगे, डर गए थे क्या? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, डरने के लिए तो समय ही नहीं मिला। हिम्मत वाले। उन्होंने अपनी छोटी छोटी आंखों को और छोटा करते हुए जवाब दिया। दरवाजे पर खड़ी एक महिला ने जब मेरे वहां आने का कारण पूछा तो मैंने अपना वो हाथ जिसमें रिबन लिपटी हुई थी हवा में उठा दिया। बगल में खड़ी अपनी लड़की को मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही उस महिला के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट तैर गई जो मुझे आज भी रोमांचित करती है। ये थी सुभाष तरान की कहानी किन्नौरी लड़की।